हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने समीकरण को हल करना सीखा, पर आज जो है हम कथन से समीकरण बनाना या समीकरण को कथन के रूप में लिखना जो है आज देखेंगे। क्या आपको इस टाइप के प्रश्न को हल करने में कोई समस्या होती है? यदि होती है तो आइए आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। नीचे दिए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। आप समीकरण तो हल करना सीख चुके होंगे, लेकिन क्या यदि कहीं पर जो है एक कथन दिया गया हो, स्टेटमेंट दिया गया हो, तो उससे जो है आप समीकरण बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्रमागत संख्या होता क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रम आगत। आप हिंदी तो पढ़ते ही, वहां पर जो है आपको जो है समझ में आता होगा कि क्रमागत मतलब क्रम और आगत दो शब्दों का जो है मिला जुला रूप है। तो क्रम से आने वाला दो संख्या जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक संख्या आपको दे दिया जाए एक, तो इसके जस्ट बाद वाला क्रमागत संख्या कहलाएगा। होगा क्या? दो। वो मिलेगा कैसे? इसमें जो है आप एक जोड़ दीजिए तो अगला क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाता है। मान लो आप यहां लिखते हैं पहला संख्या 5, तो उसके जस्ट बाद वाला यानी कि क्रम से आने वाला अगला संख्या क्या होगा? 5 धन 1 होगा। इसी प्रकार अगर हम 6 लें तो 6 धन 1 करना पड़ेगा। अगर हम 7 लें तो 7 धन 1 करना पड़ेगा। यानी कि दो क्रमागत संख्या 1 और 2, दो क्रमागत संख्या 5 और 6, 6 और 7, या फिर 7 और 8। अगर हम यहां पर जो है पहला संख्या x को माने तो अगला संख्या कौन सा हो जाएगा? x धन 1। यानी कि x और x धन 1 दोनों क्या कहलाएंगे? दो क्रमागत संख्या कहलाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रमागत संख्या मतलब लगातार दो संख्या। तो अगर हम लगातार दो संख्या अगर लेते हैं तो 1 और 2। अगर हम 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 और 6। यदि आप 7 से स्टार्ट करोगे तो 7 और 8। तो ये पहला संख्या तो ठीक है, पर दूसरा संख्या हमने कैसे प्राप्त किया? जो भी पहला संख्या आप बताए रहेंगे उसमें जो है एक जोड़ दो। तो उसी प्रकार अगर हम पहला संख्या x को ले लेते हैं तो अगला उसका क्रमागत संख्या क्या होने वाला है? x धन 1। यानी कि हम बोल सकते हैं दो क्रमागत संख्या क्या क्या? x और x धन 1। तो आप इसको लिखेंगे कैसे? आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, माना दो क्रमागत संख्या x व x धन 1 है। यही जो है आपको समझना जरूरी है कि हम ये संख्या कौन कौन सा लेंगे। आप डायरेक्ट कोई संख्या तो ले नहीं सकते, आपको कोई ना कोई चर राशि लेना पड़ेगा। तो हम पहला चर राशि कौन सा लिए? x। तो क्रम से आने वाला उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? x धन 1। तो इसीलिए हम लिख दिए कि माना दो क्रमागत संख्या कौन से हैं? x और x धन 1 है। आगे क्या बोला गया है? का योग, यानी कि इन दोनों का योग x और x धन 1, इन दोनों का योग जो है कितना है? बोल रहा है 11। तो ये हो गया आपका x धन, कोष्टक में लिख दिए x धन 1 बराबर 11, और ये जो है आपका हो जाता है आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग कितना है? 30 है। ध्यान देंगे, यहां पर टिकेंद्र और तेजराम दो लड़के हैं। दोनों के आयु, आयु मतलब यहां उम्र से है, तो दोनों के आयु को जोड़ने पर कितना मिलता है? 30 मिलता है। अब एक का 10 हो सकता है, दूसरे का 20 हो सकता है। एक का 15 है तो दूसरे का 15 हो सकता है, योग 30 के आधार पर। लेकिन आगे भी कुछ शर्त दिया गया है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। ध्यान देंगे, यहां पर टिकेंद्र और तेजराम के आयु में जो है संबंध को बताया गया है। क्या संबंध? दुगुनी। कौन सा दुगुना है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जो कम है
उसको हम मानेंगे। ध्यान देंगे, टिकेंद्र की आयु, जो टिकेंद्र की आयु है तेजराम की आयु की दुगुनी, मतलब तेजराम की आयु जितना भी होगा उसका 2 गुना किसका होगा? टिकेंद्र का। कहने का मतलब अगर तेजराम की आयु 5 है तो टिकेंद्र का 10 होगा। कैसे पता चला? 2 का गुणा कर दिए। तेजराम की आयु अगर 8 हो तो टिकेंद्र का कितना हो जाएगा? 8 गुणित 2 यानी कि 16 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम तेजराम की आयु x मान लें तो टिकेंद्र की आयु क्या हो जाएगा? x में 2 का गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना तेजराम की आयु x वर्ष, तो टिकेंद्र की आयु x गुणित 2 यानी कि क्या हो जाएगा? 2x वर्ष। ठीक, अब ध्यान देंगे कि तेजराम की आयु x वर्ष है और टिकेंद्र की आयु 2x वर्ष है और दोनों का योग कितना बोला गया है? 30। तो यहां पे हो जाएगा x धन 2x बराबर 30 और ये हो जाता है आपका आंसर। कथन में आपको जैसा बोला गया सेम वैसा काम करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अगला हम देखते हैं, एक त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान देंगे, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगुनी है और तीसरी भुजा के बराबर है। अब ध्यान दो, कितने भुजा? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। क्या बोला गया है? एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि ये पहला वाला जो है दूसरी भुजा की दुगुनी है। ये दूसरा का जितना भी होगा उसका 2 गुना पहले वाले का होगा। तो हम इसी को मान लेते हैं दूसरी भुजा का कितना है? x है, तो पहले का क्या हो जाएगा? 2x। बोला गया है ना कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा की कैसे है? दुगुनी है। तो अगर हम दूसरा को x माने तो पहला जो है उसका 2 गुना यानी कि क्या हो जाएगा? 2x और तीसरी भुजा के बराबर है। ये तीसरी भुजा जो है इसके बराबर, मतलब ये पहला और तीसरा कैसा है? बराबर है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 2x। अब तीनों को जोड़ दो, 2x धन x धन 2x बराबर भुजाओं का योग 40। तीनों भुजा को लिख दिए, बराबर कितना? 40। अब इसको यहां पर ऐसा नहीं मत लिखिएगा, यहां पर लिखना पड़ेगा माना दूसरी भुजा x है तो पहली भुजा 2x तथा तीसरी भुजा 2x, अतः 2x धन x धन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। अब यहां पर जो है थोड़ा ध्यान दो, आप शब्दों पे ध्यान देना है आपको। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब अगर चौड़ाई 1 होगा तो लंबाई उससे 3 ज्यादा, तो 1 से 3 ज्यादा करेंगे तो 3 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4। कहने का मतलब चौड़ाई 1 तो लंबाई 4। अगर चौड़ाई आपका 5 है तो उसमें 3 अधिक करो, 5 3 8, लंबाई कितना हो जाएगा? 8। तो वैसे ही अगर हम चौड़ाई को कितना ले लें? x ले लें, तो लंबाई कितना हो जाएगा? x में 3 जोड़ दो, x धन 3। तो यहां पे लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई x है तो लंबाई बराबर इससे 3 अधिक यानी कि 3 जोड़ देंगे। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा? x धन 3। अब इसका हमको परिमाप कितना दिया है हमको? परिमाप दिया गया है 15। तो यहां लिख देंगे परिमाप बराबर 15, या फिर आप यहां लिख सकते हैं आयत का परिमाप। और आयत के परिमाप के लिए सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और बराबर हमको कितना पता है? 15। अब यहां पर लिख दीजिए 2
अब लंबाई की जगह कितना है यहां पर लिखेंगे, देख लीजिए, x धन 3, तो यहां कोष्टक में लिख देंगे x धन 3। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, और बराबर कितना 15। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से समीकरण बनाने में जो है आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश, दिनेश व सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल हैं। यदि पेंसिलों की कुल संख्या 18 है तब समीकरण बनाइए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, माना रमेश, दिनेश व सतीश के पास क्रमशः 2x, 3x, 4x पेंसिल हैं। तो 2x धन 3x धन 4x। अब यहां पर देखो 2:3:4 था, इसलिए हम मान लिए 2x, 3x और 4x। तीनों को जोड़ दें तो कुल पेंसिल के बराबर होना चाहिए, और कुल पेंसिल कितना बोला गया है, 18। तो 2x धन 3x धन 4x बराबर कितना हो जाएगा, 18, और ये जो है आपका समीकरण बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों के लिए कथन बनाइए। अब यहां पर पहला दिया गया है x धन 3 बराबर 27, x धन 3 बराबर 27। यहां पर जो x दिया गया है जो कि चर राशि है, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। कुछ भी का मतलब इसको जो है कोई संख्या मान सकते हैं, इसको किसी व्यक्ति का उम्र मान सकते हैं, इसको किसी व्यक्ति का वजन मान सकते हैं, इसे किसी व्यक्ति का ऊंचाई मान सकते हैं, ये किसी के पास रखा गया धन मान सकते हैं। तो ऐसा आप कुछ भी मानो, क्योंकि चर राशि है तो कुछ भी इसको माना जा सकता है, पर आप जो है उसको उस रूप में व्यवस्थित कर सके। मान लो इसको मैं कोई संख्या मानता हूं, क्या मान लूं, संख्या। तो क्या होगा, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, माना x कोई संख्या है और उस संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, यह आपका एक कथन बन जाएगा। मान लो इसी को हम संख्या न मान करके किसी व्यक्ति का उम्र, जिसको हम यहाँ पर गणित में प्रायः आयु के ये से पढ़ते हैं, मान लेते हैं x जो है किसी व्यक्ति का क्या है, आयु है। तो हम बोल देंगे उस व्यक्ति की आयु में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, या उस व्यक्ति के वर्तमान आयु में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। या हम ये बोल सकते हैं उस व्यक्ति के वजन में 3 किलोग्राम जोड़ने पर 27 किलोग्राम प्राप्त होता है। तो आप इसको कुछ भी मान करके जो है कथन के रूप में जो है इसको आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल संख्या के रूप में लेता हूं, माना x कोई संख्या है, संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। अब यहां पर जो है ये इसको अगर आप हटाना चाहो तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। यही जो उसका क्या बन जाएगा, कथन बन जाएगा। दूसरा, x/2 धन x बराबर 18। अगर x को आप कोई संख्या मान लो तो किसी संख्या और उसके आधा, x/2 का मतलब उस संख्या का आधा हो गया, किसी संख्या और उस संख्या के आधा का योग 18 है, आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर किसी का उम्र अगर आप मान लो, मान लेते हैं कि ये जो है राम का उम्र है, या फिर इसको राम का उम्र मान लो,
ये राम का उम्र है और ये श्याम का उम्र है और दोनों के उम्र का योग कितना है? 18 है। तो स्टेटमेंट इसका कैसा होगा? माना श्याम की आयु राम की आयु की आधी है। ध्यान देंगे, श्याम की आयु राम की आयु की आधी है और दोनों का योग 18 है। श्याम की आयु क्यों बोला गया? क्योंकि पूरा पूरा अंक है उसको हम पहले लेते हैं। तो माना अगर क्वेश्चन को हल करने से कैसा होता, माना राम की आयु x तो श्याम की आयु इसका आधा यानी कि x/2, दोनों का योग कितना? 18। तो x/2 धन x बराबर क्या? 18। तो केवल इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? राम की आयु श्याम की आयु राम की आयु की आधी है और दोनों के आयु का योग कितना है? 18 है। तो इस प्रकार से जो है स्टेटमेंट लिखना या कथन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x/x/2 बराबर यहाँ पर दिया गया है 30। x को कोई संख्या मान लो, सीधा सीधा जो है अच्छा तरीका ये है कि जो भी x दिया गया है या जो भी चर राशि दिया गया है कोई संख्या मान लो, उसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है, वो सब जगह फिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम ले लें x को कोई संख्या, किसी संख्या में 2 जोड़कर उसी संख्या को भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। तीनों को मैं केवल संख्या पे जमा करके आपको बताता हूं। किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है। किसी संख्या और उसके आधे का योग 18 है। किसी संख्या में 2 जोड़कर उसी संख्या को भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी चर राशि दिया जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक संख्या मान लेते हैं और उसी के आधार पर जो है उसका कथन लिख देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।